चलिए वो ले लो। हाँ जी ये भाई गेल ल्यूसाक लॉ। बात तो वही थी। सुना सुनो जल्दी से डेफिनेशन। देखो अगर हम चार्ल्स लॉ की डेफिनेशन देखें तो चार्ल्स लॉ क्या बोलता है कि वॉल्यूम एट एनी टेम्परेचर इज इक्वल टू वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस प्लस वी नॉट बाय 273 इंटू टी। ये हमारा क्या होता है चार्ल्स लॉ होता है ना। और ओके तो जो हमारा गेल ल्यूसाक लॉ बोलता है वो ये बोलता है कि प्रेशर एट एनी टेम्परेचर इज इक्वल टू प्रेशर एट 0 डिग्री सेल्सियस प्लस पी नॉट बाय 273 इंटू टी। क्या होता है इंटू सेम बिल्कुल उसी की तरह बिल्कुल डेफिनेशन बताता है ये हम लोगों को। क्लियर है। इस केस में वॉल्यूम हमारा रहता है कांस्टेंट। क्या रहता है कांस्टेंट। और जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। क्लियर है। प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहता इसमें नहीं रहता ना। हाँ पीटी। अच्छा इन दोनों से मैं पी नॉट कॉमन निकाल सकता हूँ। इधर बचेगा 1 प्लस टी बाई 273 पी नॉट 273 प्लस टी बाई 273 पी नॉट। जब किसी भी टेम्परेचर में 273 ऐड करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है केल्विन में। 273 इक्वल टू पीटी। 273 कांस्टेंट। प्रेशर 0 पर भी क्या होगा कांस्टेंट। यानी प्रेशर में और टेम्परेचर में कैसा रिलेशन आ गया। यही हमारा गेल ल्यूसाक लॉ है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्लियर हुआ। अच्छा इस प्रोसेस में क्या हुआ कि प्रेशर में और टेम्परेचर में कैसा रिलेशन आया डायरेक्ट रिलेशन। प्रेशर टेम्परेचर में कैसा रिलेशन है। तो अगर मैं प्रेशर में और टेम्परेचर में ग्राफ बनाऊं इस तरीके से कैसा बनेगा डायरेक्ट या इनवर्स। डायरेक्ट बनेगा ना क्योंकि प्रेशर में और टेम्परेचर में कैसा रिलेशन है डायरेक्ट। ये मान लो फर्स्ट सेकंड थर्ड फर्स्ट सेकंड और थर्ड। क्लियर है। ये आपको प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ लिखो इसे। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मान लो जो फर्स्ट वाला है इसकी वॉल्यूम है 1 इसकी वॉल्यूम है 2 इसकी वॉल्यूम है 3। क्लियर है। इसकी वॉल्यूम 1 इसकी वॉल्यूम 2 इसकी वॉल्यूम 3। तो एग्जाम में जब भी ऐसा क्वेश्चन लेकर आए कि भाई प्रेशर और टेम्परेचर का डायरेक्ट ग्राफ हमें दे रखा है इस तरीके से बताइए क्या होगा। आपसे पूछता क्वेश्चन में कि वॉल्यूम में क्या रिलेशन रहेगा। वॉल्यूम में रिलेशन का मतलब है किसकी वॉल्यूम ज्यादा किसकी वॉल्यूम कम किसकी वॉल्यूम सबसे कम। तो ध्यान रखना जो सबसे ऊपर होता है इसकी वॉल्यूम रहती है सबसे ज्यादा उसके बाद उसकी नीचे वाली उसके बाद उसकी नीचे वाली। क्लियर है। जो सबसे ऊपर वॉल्यूम उसकी सबसे ज्यादा जो उसके नीचे वॉल्यूम उसकी उससे कम और जो सबसे नीचे उसकी वॉल्यूम सबसे कम। V1 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V3। ये रहेगा। अगला लॉ डालो एवोगैड्रो लॉ। ये सुना है और याद भी सेकंड चैप्टर में था ना। एवोगैड्रो लॉ सुना सबने हाथ उठा दिए। नया पढ़ेंगे अभी। ये लॉ बोलता है कि अगर हम टेम्परेचर को प्रेशर को कर दें कांस्टेंट अगर हम टेम्परेचर प्रेशर क्या कर दें कांस्टेंट तो जितनी भी गैसेस होती हैं ये बोलता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस। अगर सभी गैसेस का हम क्या ले लें इक्वल वॉल्यूम ले लें और टेम्परेचर प्रेशर क्या रहेगा हमारा कांस्टेंट। एवोगैड्रो लॉ की एक कंडीशन रहेगी कि टेम्परेचर और प्रेशर हमारा क्या होना चाहिए कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर और प्रेशर हमारा कांस्टेंट है तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस जो हमारी होती है उन सब की जो वॉल्यूम है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है। क्लियर हुआ। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये हमारा लॉ है। लॉ हमारा बोलता है कि जितनी आप वॉल्यूम लोगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी उतने ही होंगे जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उतने हमारे क्या रहेंगे उतनी वॉल्यूम रहेगी। ये लॉ बोलता है टेम्परेचर और प्रेशर हमारा कांस्टेंट है तो जो वॉल्यूम है
वो नंबर ऑफ मोल्स के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या बोलता है ये, एवोगैड्रो लॉ बोलता है। क्लियर हुआ? इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इट कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक बात होता है, जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म आएगी। क्लियर है? n का मतलब क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं हम, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ऐसे निकालते हैं ना। यहां से मैं m को गिवन मास अपॉन वॉल्यूम बोल सकता हूं। मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी होता है, m इक्वल टू kd। क्लियर हुआ? m इक्वल टू kd लिखो, m इक्वल टू kd। पहले एवोगैड्रो लॉ की डेफिनेशन लिखो फटाफट। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर द, equal volume of all gases under the same condition of temperature, same condition of temperature and pressure contains equal number of molecules, contains equal number of molecules। अच्छा, यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है, के तो हमारा कांस्टेंट है, तो मास में और डेंसिटी में कैसा रिलेशन आएगा, डायरेक्ट। अगर मास ज्यादा तो डेंसिटी भी ज्यादा, मास कम तो डेंसिटी भी हमारी क्या होगी, कम। जो कि नॉर्मल सी बात है, अगर मास कम होगा तो डेंसिटी भी कम होगी, मास ज्यादा डेंसिटी भी क्या होगी, ज्यादा। लिखो इसे। जैसे मान लो हमारी दो कंडीशंस होती हैं, एक हमारी होती है एसटीपी, एक हमारी होती है एनटीपी। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। क्लियर हुआ? यहाँ पर जो टेम्परेचर रहता है वो हमारा रहता है 0 डिग्री सेल्सियस। कितना रहता है, 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन। यहाँ पर प्रेशर रहता है 1 atm। कितना रहता है, 180। कभी भी अगर आपको एग्जाम बोले कि एसटीपी कंडीशन है, एसटीपी कंडीशन है, तो ध्यान रखना एसटीपी कंडीशन में वॉल्यूम रहती है 22400 मिलीलीटर। क्लियर हुआ? यानी कि 22.4 लीटर। तो दिक्कत नहीं। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर में क्या होगा, टेम्परेचर सेम रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन। प्रेशर यहाँ पर हो सकता है 1 बार। कितना हो जाएगा, 1 बार। जब भी एनटीपी की आपसे बात करेगा तो ध्यान रखना है एनटीपी में वॉल्यूम होती है 22700 ml या फिर 22.7 लीटर। क्लियर हुआ? देखो ये कंडीशन आपको न्यूमेरिकल करने में बहुत यूज होगी। ये एसटीपी कंडीशन में कितना वॉल्यूम है, कितना प्रेशर है, कितना एनटीपी में कितना वॉल्यूम है, ये आपको एग्जाम में बताएगा नहीं। सर बोलेगा कि एसटीपी कंडीशन है, एनटीपी कंडीशन है, आपको पता होना चाहिए कि एसटीपी में कितनी वॉल्यूम होती है और एनटीपी में कितनी वॉल्यूम होती है। स्टैंडर्ड। चल अच्छा, बॉयल्स लॉ क्या बोलता है हमारा, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ये बोलता है। चार्ल्स लॉ क्या बोलते हैं, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये बोलता है क्या, ये नहीं बोलता। क्या बोलता है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। प्रेशर डायरेक्टली कौन बोलता है, ये हमारा अभी जो पढ़ाया हमने, ये ल्यूसाक लॉ बोलता है। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, एवोगैड्रो लॉ बोलता है हमारा। अच्छा, अगर मैं इन तीनों को कंबाइन करूं, इन तीनों को कंबाइन करूं, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये कौन बोलता है हमारा, चार्ल्स लॉ। अच्छा, इसको मैं ये भी ले सकता हूं, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, बोल सकते हैं ना। अगर मैं तीनों कंबाइन करूं क्या मिलेगा मुझे, NT/P, ऐसा कुछ मिलेगा, NT/P। क्लियर है? ये हमारा कौन सा लॉ है, बॉयल्स लॉ। ये कौन सा लॉ है, चार्ल्स लॉ, और ये एवोगैड्रो लॉ। क्लियर है? जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है यहाँ पर एक, अच्छा इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT। मल्टीप्लाई हो गया। जब ये प्रोपोर्शनलिटी से हटता है कांस्टेंट टर्म आती है R। अब R क्या है, इस R का मतलब होता है गैस कांस्टेंट। क्या होता है, गैस कांस्टेंट। बिल्कुल बताएंगे, ठीक है।
PV इक्वल टू nRT। जो ये इक्वेशन है, ध्यान सुन, जो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। जिस तरह हम आइडियल फ्लूइड पढ़ते हैं उस तरह क्या है ये आइडियल गैस। किसी भी गैस को अगर आइडियल होना है तो उसे इस इक्वेशन को फॉलो करना क्या होता है, कंपल्सरी। इस इक्वेशन में जो अभी तक हमने लॉ पढ़े हैं वो सारे लॉ इस इक्वेशन का समा रखे हैं, उन सारे लॉ को भी हम इससे डिराइव करेंगे। क्लियर हुआ? इस इक्वेशन से हम सारे लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसाक लॉ, सारे लॉ इससे डिराइव हो सकते हैं। क्लियर हुआ? समझ आ रही बात? आइडियल गैस इक्वेशन क्या बोलती है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। अब ये आइडियल गैस क्या होती है आगे पढ़ेंगे ड्रिल में। अब इस तरह आपको क्या समझना है कि ये हमारा क्या होता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी, और आर का मतलब क्या होता है, गैस कांस्टेंट। लिखो इसे, पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, आर हमारा क्या होता है, गैस कांस्टेंट। यानी क्या होती है, कांस्टेंट टर्म होती है। अगर मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कर दूं कांस्टेंट, यानी एन की वैल्यू मैंने क्या कर दी, कांस्टेंट। एन मेरा क्या है, कांस्टेंट। आर भी मेरा क्या है, कांस्टेंट। तो एक बात अब पीवी अपॉन टी इक्वल टू एनआर में लिख सकता हूं, ठीक है ना। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो गया मेरे, कांस्टेंट। आर भी मेरा क्या होता है, कांस्टेंट। यानी पीवी अपॉन टी किसके बराबर, कांस्टेंट के बराबर। ये पूरी कांस्टेंट टर्म हो गई ना। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट है तो हम लोग किसी भी दो चीजों के लिए P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 ले सकते हैं। क्लियर है? तो लेटर न्यूमेरिकल्स में काफी यूज होते हैं चीजें। डेटा नहीं है। पीवी इक्वल टू एनआरटी, अरे पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू आरटी। क्लियर है? पीएम इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन वी इनटू आरटी बोल सकता हूं। क्लियर है? पीएम मास अपॉन वॉल्यूम क्या बन जाएगा, डेंसिटी। पीएम इक्वल टू डीआरटी। क्या आइडियल गैस इक्वेशन में हम लोग डेंसिटी को इन्वॉल्व कर सकते हैं, कर सकते हैं। किस तरीके से, किस तरीके से। क्लियर हुआ? एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, डिराइव करने। लिखो इसे, पीएम इज इक्वल टू डीआरटी। डीआरटी डीटी हो जाएगा। मैडम आई है, अच्छा, नेहा चौहान। केमिस्ट्री के लिए, हाँ, हम कह रहे फिजिक्स के लिए आनी चाहिए और ये ले आए। फिजिक्स के लिए मैं यहाँ पे देखो आर की वैल्यू देखो दो तीन, जब वो न्यूमेरिकल में यूज किया। ये हमारा प्रेशर, ये वॉल्यूम तरीके से, और ये हमारे आर की वैल्यू। अगर प्रेशर हमारा एटीएम में है, किसमें है, एटीएम में, केटीएम नहीं एटीएम, तो लाइव में। अगर प्रेशर हमारा एटीएम में है और वॉल्यूम अगर हमारा है लीटर में, किसमें है, लीटर में। लीटर या फिर डेसीमीटर क्यूब, किसमें है, डेसीमीटर क्यूब। तो आर की वैल्यू आप लोगे 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। ये रहेगी आर की वैल्यू 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। और अगर हमारा प्रेशर है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, प्रेशर यूनिट होती है ना, फोर्स अपॉन एरिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर आपका प्रेशर है पास्कल में, किसमें है, पास्कल में, और वॉल्यूम आपकी है मीटर क्यूब में, तो आप आर की वैल्यू लेंगे 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। यार की दो वैल्यू है जो आपको न्यूमेरिकल में यूज करनी है, कब कौन सी वैल्यू लेनी है। अगर प्रेशर इसमें है, वॉल्यूम इसमें है, तो आर की वैल्यू है, प्रेशर इसमें है, वॉल्यूम इसमें, तो आर की वैल्यू ये रहेगी। क्लियर हुआ? प्रेशर उसमें, वॉल्यूम उसमें, तो आर की वैल्यू क्या रहेगी, नहीं रहेगी। फिर चलो एनसीईआरटी निकालो। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, नंबर 5। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है हमारे पास, व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस 500 डेसीमीटर क्यूब
of air at 1 bar to 200 decimeter cube at 30 डिग्री सेल्सियस। आपसे क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। टू कंप्रेस 500 डेसीमीटर क्यूब, यानी V1 की वैल्यू कितनी बोल रहा है आपसे? 500 डेसीमीटर क्यूब ऑफ एयर एट 1 बार, प्रेशर की वैल्यू कितनी है? 1 बार। इसको कंप्रेस करके हमने इसकी वॉल्यूम कितनी कर दी है? 200 डेसीमीटर क्यूब। टेम्परेचर हमसे P2 पूछ रहा है, P1 हमें दे रखा है, बोल रहा है कितना प्रेशर चाहिए इसको कंप्रेस करके इतना करने के लिए, और टेम्परेचर दोनों में सेम है, कितना बोल रहा है? 30 डिग्री सेल्सियस। जितने भी क्वेश्चन है वो सारे हम करेंगे आइडियल गैस से। किससे करेंगे? आइडियल गैस। PV इक्वल टू nRT। टेम्परेचर कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस। दोनों केस में टेम्परेचर क्या रहेगा? सेम। T हमारा क्या है? कांस्टेंट। इसलिए PV इक्वल टू PV, यानी RV हमारा कांस्टेंट, NV हमारा क्या होगा? कांस्टेंट। इक्वल ही हो गया। PV इक्वल टू P1 V1 इक्वल टू P2 V2। P1 की वैल्यू कितनी है? 1। V1 की वैल्यू 500, P2 की वैल्यू हमें निकालनी है, और V2 की वैल्यू 200। यहाँ से P2 मिल जाएगा क्या? हाँ, निकालो। बताओ। पॉइंट में आएगा कुछ। पॉइंट में कुछ। करने के लिए क्वेश्चन नंबर 2 हमसे बोल रहा है a vessel of 120 मिलीलीटर कैपेसिटी contains a certain amount of gas। V1 हमसे कितना बोल रहा है? 120 मिलीलीटर। टेम्परेचर T1 कितना बोल रहा है हमसे? 35 डिग्री सेल्सियस प्रेशर 1.2 एंड 1.2 बार, यानी P1 की वैल्यू कितनी है? 1.2 बार। The gas is transferred to another vessel of volume 180 मिलीलीटर। इस गैस को दूसरे वेसल में ट्रांसफर किया गया है जिसकी वॉल्यूम हमसे क्या बोल रहा है? 180 मिलीलीटर, 180 मिलीलीटर एट 35 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर क्या है? सेम, 35 डिग्री सेल्सियस। आपसे पूछ रहा है प्रेशर कितना होगा। भाई हमें कौन सी इक्वेशन निकालनी है? आइडियल गैस इक्वेशन। PV इक्वल टू nRT। देखो टेम्परेचर दोनों में क्या है? सेम। Rn तो सेम रहेगा, यानी P1 V1 इक्वल टू P2 V2। P1 है, V1 है, V2 है, P2 निकाल दो। क्लियर है? आंखों से निकाल दे। समझ में आ रहा है आंसर? हाँ। निकाल यार नहीं। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ। 0.8 बार आंसर आ गया ना? हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 दे। 4 या 8? 4 एट 0 डिग्री सेल्सियस T1 कितना बोल रहा है हमसे? 0 डिग्री सेल्सियस। द डेंसिटी ऑफ अ सर्टेन ऑक्साइड ऑफ अ गैस इज एट 2 बार। P1 की वैल्यू क्या बोल रहा है हमसे? 2 बार। इज सेम एज डेट ऑफ डाई नाइट्रोजन एट 5 बार। अच्छा क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? किसी एक ऑक्साइड की 2 बार पर जितनी डेंसिटी है उतनी डेंसिटी डाई नाइट्रोजन की 5 बार पर है, यानी P2 की वैल्यू हमसे बोल रहा है 5 बार। ये क्वेश्चन है हमारा। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द ऑक्साइड। क्वेश्चन हमारा ये है, यहां पर हमारे पास ऑक्साइड है, ऑक्सीजन, ठीक है। क्वेश्चन हमारा ये है कि किसी एक ऑक्साइड की 2 बार पर जितनी डेंसिटी है वो सेम है जो किसी नाइट्रोजन की 5 बार पर। क्लियर है? क्वेश्चन ये है कि किसी ऑक्साइड की 2 बार पर जितनी डेंसिटी है और किसी नाइट्रोजन की जितनी 5 बार पर डेंसिटी है, दोनों क्या है? सेम। मतलब डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन। नहीं समझे भाई? बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है ऑक्साइड की 2 बार पर जितनी डेंसिटी है और नाइट्रोजन की 2 बार पर जितनी 5 बार पर जितनी डेंसिटी है, दोनों आपस में बराबर है, यानी दोनों क्या होंगे? आपस में बराबर। तो प्रेशर अलग अलग होना चाहिए। अलग अलग होना चाहिए। प्रेशर अलग ही तो है, P1 सेम अलग है, P2 अलग है। क्लियर है? ठीक है। हमारे पास इक्वेशन एक होती है PM इक्वल टू DRT, होती है क्या? हाँ। क्लियर है? D तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। D कांस्टेंट, R भी क्या है हमारा? कांस्टेंट। डेंसिटी भी क्या है? सेम, यानी बोल सकता हूँ PM P1 M1 इक्वल टू P2 M2। तीनों चीज कांस्टेंट। और क्या? डेंसिटी सेम बोल रहा है, R कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। अब क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। ये बच्चा देखो कुछ क्या है। क्या बोल रहा है? डी से डी कटेगा नहीं। अरे
हमारे पास यहाँ पर कोई एक सर्टेन ऑक्साइड, अरे क्वेश्चन हंसी मजाक वाली बात नहीं है यार, बोल रहा क्वेश्चन बोल रहा है किसी एक ऑक्साइड की 2 बार पर जितनी डेंसिटी है और किसी नाइट्रोजन की जितनी 2 बार पर डेंसिटी 5 बार डेंसिटी है, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। इक्वेशन हमारे पास ये होती है, डी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट, टी भी कांस्टेंट, तो पीएम इक्वल टू डीआर डेन P1 M1 इक्वल टू P2 M2। P1 की वैल्यू कितनी है 2, M1 M भाई M1 का मतलब क्या होता है, मोलर मास, क्या होता है, मोलर मास। मोलर मास तो तब पता चलेगा जब हम किसी नाइट्रोजन किसी हम एटम बारे पता होगा। यहाँ पर हमें सिर्फ क्या बोल रहा है, सर्टेन ऑक्साइड बोल रहा है, किसी ऑक्साइड का कोई नाम तो बताया नहीं। यहाँ पर हमने लिख दिया M1, क्या लिख दिया M1। P2 की वैल्यू कितनी है 5 और M2 मतलब सेकंड में किसके बारे में बात कर रहे हैं, डाई नाइट्रोजन, किसके बारे में बात कर रहे हैं, डाई नाइट्रोजन यानी N2। क्लियर है, N2 अगर एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 14, 2 कितना हो जाएगा 28, यहाँ से M1 मिल जाएगा क्या, हाँ भैया डालो जरा आंसर में, बता देनी यार। क्या लिखना है? क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ। यूनिट क्या होगा उसका? मार्क दे देते हैं है जी, मोल। मोल। क्वेश्चन 5 पे आओ। क्वेश्चन 5 हमसे क्या बोल रहे हैं, प्रेशर ऑफ 1 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस ए, हमारे पास एक गैस ए है और एक गैस बी है, ध्यान सुनो, एक गैस ए और एक गैस बी। प्रेशर ऑफ 1 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस यानी मास ऑफ ए कितना बोल रहे हैं हमसे, 1 ग्राम, ठीक है, एट 27 डिग्री सेल्सियस, टी ऑफ ए कितना बोल रहा है 27 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर कितना बोल रहा है हमसे 2 बार, कि किसी भी एक आइडियल गैस ए का प्रेशर कितना है 2 बार। ओके, व्हेन 2 ग्राम ऑफ अनदर आइडियल गैस बी, मास ऑफ बी कितना बोल रहा है हमसे 2 ग्राम, इज इंट्रोड्यूस इन द सेम फ्लास्क एट सेम टेम्परेचर, एंड टेम्परेचर भी क्या है सेम, तो पी है द क्या, प्रेशर इंक्रीजेस बाय 3 बार। देखो क्वेश्चन हमारा क्या है कि मान लो हमारे पास एक कंटेनर में ये एक गैस ए है जिसका मास है, टेम्परेचर ये है, प्रेशर ये है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि जब हम किसी एक दूसरी गैस बी को लेकर आ रहे हैं और उस कंटेनर में डाल रहे हैं तो जो टोटल प्रेशर है वो 3 बार हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है 3 बार। ये बताओ पहले प्रेशर कितना था, अब कितना हो गया, तो कितना इंक्रीज हुआ, तो प्रेशर ऑफ बी कितना होगा, बस इतना ही निकालना। क्लियर है, ये निकालना नहीं था क्वेश्चन है ये, बात समझ में आ रही है। ये हमारा क्या था, प्रेशर ऑफ बी इतना आ गया। अब क्वेश्चन रीड करो आगे क्या बोल रहे हैं, फाइंड द रिलेशन बिटवीन देयर मॉलिक्यूलर मासेस। अच्छा, इक्वेशन हमारी क्या होती है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। टेम्परेचर क्या है दोनों में सेम है, आर भी कांस्टेंट होता है यहाँ पर। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स, एन मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2 मिनट रुक जाओ, गिवन मास अपॉन मोलर मास। यहाँ पर मास सेम है अलग अलग है, अलग अलग, तो नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे, अलग अलग अलग। अलग। क्लियर है, एक का निकालना पड़ेगा फिर दूसरे का। क्लियर है भाई। टेम्परेचर देखो दोनों का क्या है सेम, Same। वॉल्यूम क्या हो जाएगी सेम, यानी प्रेशर में और नंबर ऑफ मोल्स में क्या रिलेशन आएगा, डायरेक्ट। यानी यहाँ से बोल सकता हूँ कि P1 अपॉन N1 इक्वल टू P2 अपॉन N2। A1 मतलब A और ये B और ये B। क्लियर है, अब सुन, प्रेशर ऑफ A कितना बोल रहा है 2 बार। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A कैसे निकाल सकता हूँ, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है हमारे पास 1 ग्राम, कितना है 1 ग्राम। प्रेशर ऑफ B कितना है हमारे पास 1 बार। एन भी कैसे निकाल सकते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास हमारे पास कितना है 2। क्लियर है, यहाँ पर आएगा यानी 2Ma MB अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई MB की वैल्यू क्या आ जाएगी 4Ma, यानी मास ऑफ B जो है वो मास ऑफ A से 4 गुना ज्यादा है। ये रिलेशन है इनके मोलर मास। क्लियर है, लिखो, एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है।